नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार। वीरेंद्र, बहुत स्वागत है। अयोध्या के भदरसा, जो पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर एक बहुचर्चित केस हुआ था। एक गैंगरेप का मामला था। उसमें कोर्ट का फैसला आया है और जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं मोईद खान, उनको दोष मुक्त किया गया है, रिहा कर दिया गया है। जबकि उनके नौकर राजू खान को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई है। बात डीएनए के मिलान तक पहुंच गई थी और डीएनए के मिलान में जो मोईद खान है, इनका नेगेटिव आया और राजू खान का पॉजिटिव आया। यानी रेप राजू खान ने किया है, जो मोईद खान का नौकर है, ये साबित हुआ। उस पर 50,000 का जुर्माना अदालत ने लगाया और 20 साल की कठोर सजा का फैसला सुनाया है। ये 12 साल की एक नाबालिग थी। किसी को पता भी ना चलता अगर वो गर्भवती ना हो जाती। और परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये कहा था कि मोईद खान ने भी बलात्कार किया है, वीडियो बनाई है, उसको ब्लैकमेल कर रहे थे कई महीने से कि वो वीडियो वो लोगों को जारी कर देंगे। 30 जुलाई 2024 को मोईद खान को गिरफ्तार किया गया था, जेल भेज दिया गया था और उसके बाद बुलडोजर का एक्शन हुआ था। जांच पड़ताल में ये पता लगा था कि एक बेकरी और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अवैध तरीके से मोईद खान ने बनाई थी अपने पॉलिटिकल रसूख की वजह से। और केवल दूसरी क्लास पास है ये। और इसने अवधेश प्रसाद की नजदीकी के चलते और अखिलेश यादव की पार्टी का पदाधिकारी होने के चलते उनकी सरकार के समय अकूत संपत्ति अर्जित की। कुछ लोगों का तो कहना है कि सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है जिस पर बुलडोजर चला था। अब इसके बाद अखिलेश यादव का एक बयान आता है और उन्होंने कहा कि क्या योगी सरकार के पास कोई ऐसा बुलडोजर भी है कि जो किसी के घर लौटा दे, किसी की बेकरी, किसी के कॉम्प्लेक्स लौटा दे। तो इसकी गहराई में जाने के लिए मैंने 2024 में जो कार्रवाई हुई थी उसको पूरा उलट पलट के देखा। उस समय के बयान भी देखे शासन प्रशासन के। तो मेरे सामने निकल करके ये आया कि तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करके इसने कॉम्प्लेक्स, बेकरी वगैरह और ये सब कई संपत्तियां बनाई थी, जो या तो सरकारी थी या उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत की जमीनें थी जिस पर मोईद खान ने राजनीतिक रसूख के चलते अवैध कब्जा किया और वहां पर प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। तो अगर वो अवैध प्रॉपर्टी थी और उस पर बुलडोजर चला था, तब अखिलेश यादव इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं कि क्या योगी बाबा के पास कोई ऐसा बुलडोजर भी है जो गिराए गए घरों को फिर से खड़ा कर दे? जी भट्ट साहब। आप अखिलेश यादव के बयान देने के अधिकार को कैसे छीन सकते हैं? और जब आपके पास कोई विचार नहीं है, कोई ठोस राजनीतिक रणनीति नहीं है, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, रेटरिक एंड जार्गन, शब्द आडंबर और शब्द जाल से राजनीति आप करते हैं। वही वो कर रहे हैं। योगी जी को इस साल 15 मार्च को 9 साल पूरे हो जाएंगे और योगी जी 1952 में पहले विधानसभा चुनाव के बाद पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपना 10वां बजट 11 फरवरी को विधानसभा में प्रेजेंट करेंगे। तो जिस नेता के पास इतना लंबा परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड हो, उसके खिलाफ आप क्या आरोप लगा सकते हैं? मैं तो 84 से विधानसभा कवर कर जा रहा हूं। मैंने जुलाई 2017 से लेकर के और जो पिछला सत्र हुआ था अभी दिसंबर में,
सारे सारे सेशन मैंने कवर किए हैं। समाजवादी पार्टी के पास बस दो ही मुद्दे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है और सरकार पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय कर रही है, बस। और ये बीच बीच में कभी किसान का मुद्दा, अब किसान का मुद्दा भी नहीं रह गया, गन्ना किसान का मुद्दा समाप्ति हो गया। सारी चीनी मिलों में और गुड़ और खांडसारी की इकाइयों में गन्ने को लेकर मारामारी रहती है। बाय एंड लार्ज किसान बहुत संतुष्ट है, गन्ने किसान तो उसको कोई शिकायत ही नहीं है। उसको केवल जो है समय से अपने गन्ने का भुगतान चाहिए चीनी मिल से, वो लगभग 90% लोगों को मिल रहा है। एक आध मिलों को छोड़ दें तो 120 मिलों में किसी में कहीं कोई भुगतान की शिकायत नहीं है। तो अब समाजवादी पार्टी करे क्या? और फिर 2017 से ही जो पूरे प्रदेश में जो संगठित अपराध के खिलाफ जो अभियान शुरू हुआ था, जिस तरीके से माफियाओं के किले ध्वस्त किए गए हैं और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर ये जो लैंड जिहाद के चलते जहां मन चाहा वहां पे दरगाह बना ली, मजार बना ली और या मस्जिद बना ली, मदरसा खोल दिया, उन सबका ध्वस्तीकरण हुआ है, बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में हुआ है। खास करके जो भारत नेपाल सीमा के जिले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वहां तो बड़े पैमाने पर फर्जी जो है दरगाह मजारे मदरसे बनाए गए थे। तो अब इनके पास विक्टिम कार्ड खेलने के अलावा है क्या? अब वो आप कह रहे हैं कि साहब भवन गिरा दिया था बुलडोजर से, कोई ऐसा बुलडोजर है कि वो बहाल हो जाएगा। तो ये भी तो बताइए कि सरकार ने जो गिराया था उसको कई साल हो गए, 3 साल हो गए, अगर सरकार की कार्रवाई अगर कानून सम्मत नहीं थी, तो क्या किसी न्यायालय में आपने कोई इसकी अपील की, कोई मुकदमा किया? क्या वो कंस्ट्रक्शन अवैध नहीं था? क्या वो तलाक की जमीन नहीं थी? क्या वो ग्राम समाज की जमीन नहीं थी? तो ये केवल जो है ये केवल केवल शब्द आडंबर, शब्द जाल है। और अब ये जनवरी का महीना बीत गया आज। अब ये समझ लिए कि जो है इलेक्शन के लिए बस अब 11 महीने बचे और विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी 2014 में लोकसभा का चुनाव में बीजेपी से बुरी तरह पिटी, 2017 में बुरी तरह पिटे, विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर हारे, 2022 के चुनाव में फिर हारे, 2024 यानी 5वें चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ये बीजेपी के अपने अंतर विरोधों के चलते 80 में 37 सीटें जीत ली। तो अब इनको लग रहा है कि बस अब वो सत्ता के एकदम मुहाने पे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट में औसतन 5 विधानसभा सेगमेंट होते हैं, तो 37x5 जो है सीधे सीधे हो जाता है, करीब 185 सीटें हो जाती हैं। तो इनको लग रहा है कि बस सिंपल मेजोरिटी के लिए 203 चाहिए, तो हमारी सरकार बस बनने को तैयार है, एंड ही इज ए चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग। तो इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, इसका मतलब केवल यही है कि अब जैसे ममता बनर्जी है, हम उनका ममता बनर्जी की से बहुत लोग बड़ी संख्या में से रुष्ट हैं, नाराज हैं कि ये सरकार बेहद भ्रष्ट है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार मोर्चे पे डटी रहती है, लगातार मोर्चे पे आपको लड़ती हुई दिखती हैं और वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। वो ईडी से फाइल छीन सकती हैं, वो जहां ईडी रेड कर रही है वहां पे किसी अन्य व्यक्ति का जाना हमेशा निषेध होता है, वहां मुख्यमंत्री पहुंच जाती है। तो ये सब तो और ये जो है 10 से 5 की राजनीति करते हैं, तो करें क्या? अब आप बताइए ना, अगर बयान ना दें। और पिछले जुलाई 2017 से आप जो है आज तक का उनका अगर रिकॉर्ड देख लीजिए 9 साल का, तो समाजवादी पार्टी की लड़ाई जो है वो केवल चल रही है ट्विटर पे या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो लेकिन यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं और 403 सीटें हैं, 25 करोड़ की आबादी है, 15 करोड़ से अधिक वोटर हैं। तो इतने बड़े जिले में जो इतना डाइवर्स जिला हो, जहाँ पे मेरठ से लेके बलिया तक की भाषा में जो है इतनी ज्यादा अंतर आ जाता है कि मेरठ का आदमी अगर जाएगा बलिया तो शायद वो 2 दिन उसको वहां की भाषा ही समझ में नहीं आएगी, जो भोजपुरी भाषा है। तो इतने डाइवर्स प्रदेश में एक बड़ी एक राजनीतिक पार्टी जो पिछले 9 साल से शासन में है और जिसके पीछे ठोस जनाधार है, बीच बीच में मुद्दे तमाम उठते रहते हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव बदलते रहते हैं और ऐसा नहीं कि केवल जनता विकास योजनाओं के आधार पर ही वोट करती है। लोगों का परसेप्शन समय समय पे होने वाली घटनाओं से भी लोगों का मन प्रभावित होता है। जैसे अभी
प्रयागराज में जो रोमन कैथोलिक शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरन को स्नान करने में विवाद हुआ और खूब बयानबाजी हुई। मुख्यमंत्री ने भी उनके खिलाफ कठोर कठोर शब्दों का प्रयोग किया। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की इक्विटी गाइडलाइंस आ गई, तो उसमें सवर्णों का विरोध शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया। तो इसी तरीके से समय समय पे मुद्दे उठते रहते हैं जो जनसाधारण के परसेप्शन को, धारणा को प्रभावित करते हैं। लेकिन तो ऐसे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी कभी लड़ती हुई दिखाई पड़ती नहीं है किसी के साथ भी। वो केवल तात्कालिक लाभ जहां देखते हैं वहां पे वो कूद पड़ते हैं और बस एक बयान दे दिया या ट्विटर पे एक पोस्ट लिख दिया। तो ट्विटर पे पोस्ट लिख करके ये अब राजनीति नहीं हो सकती। मुख्तार अंसारी कभी समाजवादी पार्टी का एमपी था, उसकी जो है अरबों रुपए की संपत्ति सरकार ने कब्जा की है और वो सरकार ने उससे वापस ली है। जो उसके अवैध कब्जे थे सरकार ने छुड़ाया है, उस पे गरीबों के मकान बने हैं। तमाम बेनामी संपत्ति उसकी यूपी में फैली हुई है, नोएडा में भी है। तो जो अपराध का साम्राज्य जो 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 बनाया हुआ था समाजवादी पार्टी के लोगों ने, वो बड़ी उसकी बहुत बड़ा हिस्सा अब ध्वस्त हो चुका है। आजम खान अभी भी जेल में है, 2 साल पहले जेल में रह चुके हैं। बीच में उनको जमानत मिली थी, वो 1 महीना भी नहीं रह पाए रामपुर में और फिर उनको सजा हो गई, वो अभी भी जेल में है। तो समाजवादी पार्टी के सामने अब इतनी चुनौतियां हैं, उनको अब यूपी में इलेक्शन आ रहा है और उनको लगता है कि जो हमने 2024 में चमत्कार किया था वो हम दोबारा कर लेंगे। तो ये सत्ता में वापस आने की, सत्ता की दौड़ में बने रहने के लिए इस तरह की केवल बयानबाजी 9 साल से हो रही है। तो आज का जो बयान है इसमें मुझे कोई आश्चर्य मुझे नहीं दिखता, कुछ भी नयापन नहीं है। इट्स हैपनिंग फॉर द लास्ट 9 इयर्स। मैं जरा दर्शकों को कुछ साझा करके दिखाता हूं। ये आज तक न्यूज चैनल की वेबसाइट है, पोर्टल है, जिस पर अखिलेश यादव के बयान को हेडलाइन क्या दी गई है, जिस रेप केस में चला था बुलडोजर उसमें मोईद खान बरी। यूपी सरकार पर बरसे अखिलेश, बोले ऊपर वाले की अदालत में होगा पापों का हिसाब। क्या वाकई बुलडोजर रेप केस में चला था या अवैध तरीके से जमीन को कब्जा करके उस पर अवैध तरीके से बेकरी का निर्माण और कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था, इसलिए चला था और ये ऊपर वाले की अदालत में होगा पापों का हिसाब। इस पर मैं देख रहा था वहां की लोकल अथॉरिटीज के बयान। जो एडीएम प्रशासन है अनिरुद्ध प्रताप सिंह, उनका मैं बयान देख रहा था। उनका कहना यह है कि शुरुआत में मोइन खान की 1 करोड़ की जमीन को चिन्हित किया गया था। उसकी बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी हुई थी ये बेकरी, जिसको तोड़ा गया। 48 घंटे में अयोध्या और आसपास के कई लोग शिकायत लेकर के आए कि उनकी जमीन पर मोईद खान ने जबरन कब्जा किया हुआ है। इनकी जांच चल रही है। ये भी सामने आया है कि मोईद खान 2012 के भदरसा दंगे का आरोपी रह चुका है और एक समय कांग्रेस के लिए चुनाव कैंपेन करने वाला मोईद 2012 से समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और उसका पॉलिटिकल रसूख और आर्थिक साम्राज्य इसके बाद बढ़ता ही चला गया। दर्शकों को बता दें कि अखिलेश यादव 2012 में चीफ मिनिस्टर बने थे और 2017 तक रहे थे। तो किसके पापों का ऊपर वाला हिसाब किताब करेगा भट्ट साहब? सर, पहली बात तो ये है कि जो लोग समाजवादी होते हैं वो तो नास्तिक होते हैं, एथीस्ट होते हैं और वो किसी डिवाइन पावर को नहीं मानते। हाँ, वो इस्लामी कट्टरवाद के वो बड़े कट्टर समर्थक होते हैं। सनातन से, हिंदू से उनको एलर्जी होती है और वो रामचरितमानस की प्रति भी जलाने में बड़े गर्व का अनुभव करते हैं। स्टालिन का बेटा सनातन धर्म को गाली देता है, डीएम के चीफ मिनिस्टर का बेटा स्टालिन, जो वहां का डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, लेकिन वो डीएमके के मुख्यमंत्री के ऑनर्ड गेस्ट बनते हैं चेन्नई के समारोह में।
तो ये ऊपर वाला कौन से ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, जब वो स्वयं नास्तिक हैं और वो आज तक कभी अयोध्या के मंदिर नहीं गए, तो ऊपर वाला तो मुसलमानों का होता है। हमारा तो सनातन संस्कृति में तो कोई ऊपर वाले की अवधारणा है नहीं। हमारा तो जो कुछ भी है डिवाइन वो हमारे अनाहत चक्र में है, जो पतंजलि योग सूत्र में है ना, अष्ट चक्र नव द्वारा देवा नाम अयोध्या, ये देह नहीं देवालय है। तो और इसमें 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, तो हमारा तो ये देह ही देवालय है। तो ये ऊपर वाला का कॉन्सेप्ट समाजवादियों के पूछे में पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने तो कभी सुना नहीं कि कभी लोहिया जी ने कभी ऊपर वाले के दरबार में न्याय की बात की हो। वो तो कहते थे कि जिंदा कौमें कभी 5 साल इंतजार नहीं करती हैं और हमेशा संघर्ष करती हैं। तो ये तो लोहिया के चेले हैं, तो ये इनको ऊपर वाले की याद अभी आ रही है। अभी तो चुनाव 1 साल दूर है। तो ये तो इट इज द हाइट ऑफ डेस्परेशन, ये तो हताशा की पराकाष्ठा है। तो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड और ये अपने आप में एक उनकी कमजोरी भी दिखाता है। भाई ये पॉलिटिकल लड़ाई है। आपका नगर अध्यक्ष था, उसने अवैध कब्जा किया था, वो एक गंभीर अपराध में इन्वॉल्व था। पुलिस को क्या करना चाहिए था उसके खिलाफ? पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उसको जेल भेजा और उसके बाद जो है प्रोसिक्यूशन ने उसके ऊपर केस चलाया। ठीक है, वो बरी हो गया, लेकिन जो उसका खास आदमी तो कन्विक्ट हो गया। तो एक पॉलिटिकल आदमी एक गंभीर अपराध के मामले में लिप्त पाया गया है, वो और ठीक है वो आदमी एक्विट हो गया, वो आदमी बरी हो गया। तो आप पॉलिटिकल लड़ाई को पॉलिटिकल तरीके से लड़िए। ये ऊपर वाला नीचे वाला क्या होता है भाई? राजनीति में सब कहाँ चलता है सर, आप बताइए। तो और फिर आप तो समाजवादी हैं, आपका कहना है कि आपकी बड़ी सुस्पष्ट और वेल डिफाइंड आपकी आइडियोलॉजी है, तो अपने आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे बात कीजिए। तो ये इट्स वेरी स्ट्रेंज कि वो ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। ये मामला धरती पे हुआ है, ये अपराध जो है आपका गैंग रेप धरती पे हुआ है और उसने अवैध कब्जे उसने सरकारी जमीन पर, ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, ये भी पाप था और इसको सरकार ने कानून सम्मत तरीके से खाली कराया है। तो यहाँ ऊपर वाला कहाँ से आ गया? हाउ कैन यू मेक एक काल्पनिक ऊपर वाले को आप कैसे इसमें पार्टी बना सकते हैं? ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद बयान है एक पार्टी के अध्यक्ष का। और तब के मैं ट्वीट देख रहा था भट्ट साहब, देखिए मायावती ने क्या कहा था उस समय। ये 3 अगस्त 2024 का ट्वीट है। यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए? जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। साथ ही यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा और उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या, लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद और चिंतित करने वाली है। सरकार इसके निवारण के लिए जाति बिरादरी राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए। तो कई बार मैं देख रहा हूं इधर मायावती के बयान बड़े संतुलित और संजीदा आ रहे हैं। नहीं, बहन जी कभी भी जो है शॉर्ट टर्म गेन के लिए कभी किसी राजनीतिक विषय पे सनसनीखेज बयान उन्होंने कभी नहीं दिया। अभी यूनिवर्सिटी ज्ञान कमीशन के ऊपर जो विवाद हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया तो बहन जी ने उसको वेलकम किया। उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया कि जिसमें जातिगत संघर्ष की स्थिति बने या कास्ट बेस्ड टेंशन बने या कोई जो है माहौल में कट्टा बढ़े। मायावती जी ने कभी भी आज तक सत्ता में, वो 2012 तक वो मुख्यमंत्री रही हैं, आज 14वां साल है वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए या सरकार के ऊपर कोई पॉइंट स्कोर करने के लिए या सरकार को घेरने के लिए कभी भी गैर जिम्मेदार बयानबाजी मायावती जी ने नहीं की है, आज तक नहीं की है कभी। भट्ट साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और विषय कुछ और थे, अभिमुक्तेश्वर आनंद के बयानबाजी भी थी जिस पर हम कल भी
देखिए ऐसा है, अभी मुक्तेश्वरानंद के जरिए कांग्रेस केवल जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में जातीय उन्माद को भड़काना चाहती है बस, और ये प्रयास प्रयागराज में सफल नहीं हुआ। और अब वो जो है बड़ी ऊंची ऊंची मांगे रख रहे हैं कि गौ माता डिक्लेयर किया जाए, गौ हत्या खत्म की जाए। अरे यूपी में गौ हत्या तो अब तो योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही तो रुकी है, उसके पहले तो धड़ल्ले से हो रही थी। तो अब तब ये कहां थे भाई, तब तो कभी बोले नहीं है। तो इसलिए ये सब और एक व्यक्ति जो अपने को शंकराचार्य कहता है, और वो इस तरीके से अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का पुर्जा टूल बन जाएगा तो वो अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा कोई खोएगा। और इसका नुकसान सनातन संस्कृति को भी होगा। ठीक है, उनके बयानबाजी से कुछ लाभ हो जाएगा कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को, लेकिन इस भारतीय संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन है, आपको चर्चा अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।